हेलो एवरीवन। कल हमने अपनी सीरीज के अंदर देखा था कि किस तरीके से डीबीएमएस के डेटा बेस अप्रोच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या यूजेस हैं। आज हम अपनी सीरीज में देखेंगे कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट तरह के मॉडल्स को हम यूज करते हैं, किस तरीके से जो डिफरेंट लेयर्स हैं डीबीएमएस की वो आपस में किस तरीके से सेपरेट रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। क्लियर। चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए आज अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो ये आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हम ये सिंपल ये देखते हैं कि किस तरीके से डीबीएमएस में डिफरेंट तरह के जो लेयर्स हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी अब कनेक्टेड रहती हैं और अपना कैसे काम करती हैं, और ये लेयर्स एक दूसरे से डिफर रहती है, यानी एक किसी में चेंज करते हैं तो दूसरे में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर में हम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर ये जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है ये आर्किटेक्चर, जो हमको ये बताता है कि किस तरीके से डीबीएमएस में डेटा एफिशिएंटली हम मैनेज कर सकते हैं और कैसे एक डेटा डिफरेंट लेयर में इंडिपेंडेंस रहता है, और कैसे ये हमको सिक्योरिटी और जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, जिस डेटा को हम सर्च करें उनको फास्टली प्रोवाइड करवाता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर में बेसिकली जो डिफरेंट लेयर के कंपोनेंट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे डेटा इसमें हम स्टोर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बेसिकली इसी को शो करने के लिए इसके तीन मेन लेवल्स होते हैं, जिसको हम एक इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, और एक एक्सटर्नल लेवल होता है, इसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। हम इसकी अब एक डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से ये जो ये डायग्राम आपके सामने है जो शो कर रहा है कि व्यू लेवल में किस तरीके से वर्क होता है, लॉजिकल लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल के अंदर कैसे डेटा हम स्टोर करते हैं। व्यू लेवल जो है वो ये बताता है कि डिफरेंट तरह के जो यूजर हैं वो अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो इस डेटा को यूज करते हैं। जो लेमन यूजर होता है उसको केवल एक फॉर्म डिजाइन हो जाता है, प्रोग्रामर उसमें प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है। और जो दूसरे एनालिटिकल और स्पेसिफाइड यूजर होते हैं वो केवल उसी डेटा को देखते हैं, उसी डेटाबेस को देखते हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। जबकि ये सारा का सारा डेटाबेस है वो एक डेटा मॉडल्स के रूप में कंसेप्चुअल बेस के अंदर हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है। अब ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स जो हम आगे स्टडी करेंगे, ये जो मॉडल, ये जो लॉजिकल लेवल है वो केवल ये बताता है कि कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। हमारा जो डेटाबेस है वो कैसे बना हुआ है, वो स्ट्रक्चरल है, हायरार्चिकल है या नेटवर्क मॉडल को सपोर्ट करता है। उसके बाद में आता है हमारे तीसरा लेवल, फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल सिर्फ ये बताता है कि जो आपने डेटाबेस बनाया है वो कितने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो डेटा कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है। ठीक है ना। ये जो फिजिकल लेवल है इसका काम केवल डेटा को स्पेस प्रोवाइड करवाना है। इसको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका डेटा किस फॉर्म में कैसे आपने रख रखा है, कौन सा डेटा है। ये केवल और केवल एक रिकॉर्ड के साइज को डिनोट करता है कि ये केवल रिकॉर्ड के साइज को स्टोर कर रहा है। अब उस साइज में आपने कौन सा डेटा क्या रख रखा है, इस लेवल को उससे कोई मतलब नहीं होता। जबकि जो आपका लॉजिकल डेटा होता है, लॉजिकल डेटा में आपका सारा का सारा डेटाबेस स्टोर रहता है। लॉजिकल डेटाबेस में आपका सारा डेटा स्टोर रहता है, लॉजिकल बेस में सारा डेटा आपका स्टोर रहता है, जो आपकी टेबुलर फॉर्मेट या दूसरे आर्किटेक्चर के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है। और फर्स्ट जो होता है व्यू लेवल, जिसमें केवल यूजर जो है वो डेटाबेस को यूज करता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि फिजिकल लेवल में बेसिकली क्या हो रहा है। फिजिकल को हम इंटरनल या उसको लोएस्ट लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है। डेटा स्टोरेज को डिनोट करता है ये लेवल। इसमें डेटा डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेव रहता है। डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को स्टोर करते हैं वो ब्लॉक्स के रूप में होता है, यानी हमारा जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर है, मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर बटी हुई है। और ये जो मेमोरी का जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के बाइट्स, गीगाबाइट्स और बाइट के अंदर इसके ब्लॉक्स होते हैं। ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है वो प्रोग्रामर के लिए विजिबल नहीं होता है। ये जो एरिया है प्रोग्रामर के लिए विजिबल नहीं होता है। ठीक है ना। ये केवल प्रोग्रामर को इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम यहाँ पर केवल अपनी वैल्यू को स्टोर करता है, यानी ये जो लेवल है वो न तो प्रोग्रामर के लिए होता है न यूजर के लिए होता है। यहाँ ये जो लेवल केवल डेटा स्टोरेज का काम करता है। जब इस डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरह के
एरिया पर हम फोकस कर सकते हैं। यानी स्टोरेज एरिया क्या है कि जो आपने डेटा स्टोर किया है वो कहाँ डिस्क पे है या किसी और दूसरी मीडिया पर आपने सेव कर रखा है। यहाँ पर जो डेटा स्टोर करते हैं, डेटा की जो लोकेशन एड्रेस है उसकी इंडेक्सिंग और क्लस्टरिंग के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं। जब एक्सेस करने की बात करते हैं तो एक्सेस डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, जिसका हम लेटर ऑन बहुत डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे मेमोरी से डेटा को फैच किया जाता है बाय द इंडेक्सिंग। उसके बाद में ये जो डेटा हमारा पड़ा है उसको हमको मैनेज करते हैं। इस लेवल पर हम डेटा को स्टोरेज को मैनेज करते हैं। मैनेज के लिए हम डिफरेंट तरह के स्पेसेस डेटा को अलोकेट करते हैं, और ये जो डेटा होता है उसका सारा एड्रेस हम उसकी एड्रेस के थ्रू इंडेक्स बनाते हैं। और डिफरेंट तरह की टेक्निक जैसे बी ट्री बी माइनस ट्री हैशिंग के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टोरेज एरिया है वो हमारे परफॉर्मेंस को, यानी जो हमारा डेटा पड़ा है वो कैशिंग के अंदर है या हार्ड डिस्क पर पड़ा है, जो हमारे बफर के अंदर हमारा डेटा पड़ा है, ये हमको फास्टली रिट्रीव कराने में हेल्प करता है। हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, जैसे कोई हमने एक एनरोलमेंट फॉर्म बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जिसमें हमने डिफरेंट तरह के कॉलम लिए थे। एनरोलमेंट नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ठीक है। इस तरह का हमने एक फॉर्म डिजाइन किया। जब हम इस फॉर्म के डेटा को स्टोर करते हैं तो जो हम डेटा साइज देते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हम क्या करते हैं, टेबल में कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और साइज को डिनोट करते हैं। तो जब साइज को डिनोट करते हैं तो वो हम उसमें बताते हैं कि हमारा ये जो एनरोलमेंट नंबर है वो कितने बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हमने बता दिया कि हमारा जो एनरोलमेंट है 10 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो ऑफसेट जीरो से, यानी स्टार्टिंग जो आपका डेटाबेस स्टार्ट हो रहा है, आपका जो रिकॉर्ड है वो जीरो से स्टार्ट होकर 9 डिजिट स्पेस लेगा, ठीक है। उसके बाद का जो एरिया है, यानी हमारा 25 करेक्टर जो है वो स्टूडेंट का नेम है, तो 9 से स्टार्ट होगा और आगे 25 तक जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से 25 के बाद में 25 के बाद में जो एरिया आएगा वो एड्रेस का आएगा। तो यानी जो अलग अलग ब्लॉक्स इसने बना दिए, उस ब्लॉक के अंदर आपका डेटा सेव रहता है। यानी जो ब्लॉक बना हुआ है वो इस तरीके से एक शेप बन गया, ऑक्टेट जिसको कहते हैं। अलग अलग डेटा इस तरीके से सीक्वेंस में मैनेज रहता है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका बेसिकली काम क्या हो गया कि वो डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। यानी वो रिकॉर्ड के जो साइज है, केवल रिकॉर्ड के साइज के अकॉर्डिंग आपको स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा लेवल आ रहा है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, जिसको मिडिल लेवल या लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। ये कंसेप्चुअल लेवल का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पर डेटा लॉजिकल फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से वर्चुअल स्ट्रक्चर है जो एग्जैक्ट, जैसे मान लो हमने टेबल के रूप में डेटा को स्टोर किया, तो अगर हम मेमोरी में अगर देखते हैं, हार्डवेयर के अंदर देखते हैं, तो वो डेटा हमारे को एज ए टेबुलर फॉर्म के अंदर व्यू नहीं होता है। हम उस डेटा को डिफाइन करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट तरह के लॉजिकल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल को यूज करते हैं। तो यह बेसिकली ये जो डेटा हमने बनाया लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे हमने डेटा को आसानी से सेव करने के लिए उस क्या करते हैं, हमने एक मॉडल यूज कर लिया रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या कहता है कि आप इस डेटा को टेबल के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जो प्रोग्रामर है, जो डिजाइनर है, वो आसानी से अपने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर सकता है। इस लेवल पर हम डिफरेंट तरह के डेटा मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं, जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। रिलेशनल हुआ, हायरार्चिकल हुआ, नेटवर्क मॉडल्स हुआ। अब इन मॉडल के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। जब डेटा रिकॉर्ड फॉर्म में होता है तो हम कोई चीजें उसको हम बोलते हैं स्कीमा। जो हमारा डेटा अलग अलग रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर रहता है, अलग कॉलम के अंदर होता है, एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कैसे रिलेटेड होगा, ज्वाइंट होगा, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। और हम डेटा को बाउंड भी कर सकते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट को भी इंपोज कर सकते हैं। उसके बाद में डेटा डुप्लीकेसी नहीं हो, उसके लिए हम डिफरेंट तरह की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं और कुछ रूल्स इंपोज करते हैं ताकि हमारे को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा हमको प्रोवाइड हो सके। उसके बाद में जो थर्ड लेवल होता है वो हमारा एक्सटर्नल लेवल कहलाता है। एक्सटर्नल लेवल जिसको डिफरेंट यूजर के द्वारा यूज किया जाता है, ये लेवल शो करता है बेसिकली ये लेबल डिफरेंट फॉर्म के होता है, CUI GUI दोनों फॉर्म के अंदर इस लेबल को हम यूज कर सकते हैं।
बेसिकली ये जो लेवल है वो जो यूजर की कस्टमाइज्ड नीड के अनुसार होता है, यानी जो यूजर जिस तरीके से वर्क करता है केवल उसी का उसको फॉर्मेट मिलता है। जैसे मान लो सपोज कीजिए कि आपको अपना अपना रोल नंबर देखना है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, तो आप इंटरनेट पे गए और अपने जो अपनी कॉलेज की वेबसाइट है या अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाके आपने रिजल्ट वाला फॉर्म खोला। अब ये फॉर्म जो है ना वो केवल आपको दो ही ऑप्शन दिखाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, ठीक है। अब आपको ये पता नहीं है कि आपका डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है और वो डेटाबेस सर्वर पर किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के आपने केवल अपना रोल नंबर डाला और आपने क्लास डाली और आपको क्या होगा, मार्कशीट के रूप में डेटाबेस आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी। यानी जो आपका डेटा है वो क्या हुआ करे, डेटा जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के रूप में आपको डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट यूजर जो हैं वो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग इस लेयर का यूज करते हैं और ये जो लेयर है वो इंश्योर करती है कि किस तरीके से आपके डेटा को सेफ रखे और एक दूसरे अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाए। इसके लिए डिफरेंट तरह के हम प्रिविलेज भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए और मॉडिफाई करने के लिए भी क्या करता है, अलग से पैनल आपको प्रोवाइड करवाता है। इस लेवल में जो बेसिकली हम टूल यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, एसक्यूएल और ये डिफरेंट तरह की लैंग्वेज टूल का हम इसमें यूज कर सकते हैं। सी दिस एग्जांपल हमने जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, इसमें हमने क्या किया है, ये फॉर्म बना दिया। यहाँ पे सारा टेक्सचुअल फॉर्मेट है, हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को फीड करते हैं। ये वैल्यू जो है वो बेसिकली कहाँ जाएगी, आपके इस मिडिल लेवल के अंदर जाएगी, जहाँ मिडिल लेवल में आपने क्या करा है, एक टेबल का फॉर्म किया है। इस टेबल को अलग अलग कॉलम के अंदर आपने मैनेज किया है और इस फॉर्म के अंदर आपका सारा जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम की हेडिंग। जो डेटा है वो सारा आपका जो आपने यहाँ पे जिस तरीके से ये लिया है स्टूडेंट नेम, तो एक कॉलम बन गया स्टूडेंट नेम का जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे, एनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे। तो उन सब का रिकॉर्ड जो है एक क्लास के एक सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक ही जगह हम एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा व्यू किस तरीके से हम अपना डेटाबेस आर्किटेक्चर को शो करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर को शो करने के लिए हम डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को भी शो कर सकते हैं। इन कंपोनेंट्स में बेसिकली हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। उसके बाद में डेटा डिक्शनरी, यानी जहां पर हार्डवेयर जो हार्ड डिस्क है हमारा डेटा वहां पे किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा जो है वो जिस सिस्टमेटिक फॉर्म में लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो हम देखते हैं वैसा डेटा हमारी स्टोरेज यूनिट पे नहीं होता है। वहां पे डेटा अलग पड़ा होता है, स्कीमा अलग पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। और उनकी उनकी दोनों के एड्रेस अलग अलग होते हैं। जब आप एक चीज को ट्रेस करते हो तो दूसरा उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसके एड्रेस को डिफाइन करता है, वहां से वो डेटा पिक करके आपको एक लॉजिकल फॉर्मेट के अंदर व्यू करता है। उसके बाद में आता है क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर का बेसिकली काम क्या होता है कि आप जो क्वेरी कर रहे हैं उसको आगे हार्डवेयर तक पहुंचाना, मतलब आपका जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज पर पड़ा है वहां से उसको पिक करना और पिक करके आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करना, ये काम होता है क्वेरी प्रोसेसर का। क्वेरी प्रोसेसर वर्क्स जस्ट लाइक ए मीडिएटर इन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम हार्डवेयर। सिस्टम हार्डवेयर इन द सेंस स्टोरेज, स्टोरेज से डेटा पिक करता है, वो आपको आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करता है। स्टोरेज मैनेजर का भी हम नेक्स्ट इसका कंपोनेंट होता है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर पूरा स्टोर को मैनेज करता है कि किस तरीके से कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है, बफर प्रोवाइड करवाएगा, जो भी आपकी इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी प्रोसेस भेजते हैं उसको ये नोट करता है, ठीक है। और ये चेक करता है कि जो यूजर क्वेरी कर रहा है वो ऑथराइज है या नहीं है। इसके अलावा हम कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर भी होता है जो पैरेलल ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि क्वेरी क्रैश हो जाए। एक साथ जो पैरेलल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको मैनेज करने का काम कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर का होता है। उसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी मैनेजर भी होते हैं जो अपने डेटाबेस की कॉपी को दूसरी जगह सेव करते हैं और अगर मान लो कोई क्रैशेज आता है तो वापस आपके डेटाबेस को, करंट डेटाबेस को पुराने डेटाबेस से रिकवर करने का काम करते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर का बहुत एडवांटेज होता है, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पर हम डिस्कशन करते हैं वो है डेटा इंडिपेंडेंसी। यानी तीनों लेयर में डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी भी एक लेयर में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरा लेयर उससे अनरिफ्लेक्टेड रहता है। यानी अगर हमने कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, यानी हमने कोई फॉर्म में चेंजेस किया है, डिस्प्ले फॉर्म में अगर चेंजेस किया है तो टेबल में और जो हमने डेटा वैल्यू स्टोर करी है वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेबल एज सच बनी रहेगी और
जो हमारा स्टोरेज है, जो हमने वहां जहां पे वैल्यू को स्टोर करी है, वो भी अनरिफ्लेक्टेड रहेगा। सेम उसी प्रकार से अगर हमने लॉजिकल यानी टेबल के अंदर वो वैल्यू चेंज करी है, तो हमारा जो एक्सटर्नल फॉर्म है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। उसके बाद में हम वी कैन इम्पोज वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज यूजर से। उसके लिए एनक्रिप्शन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड भी हैंडल किया जाता है। इसके बाद में परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है, यानी जो आपको डेटा रिक्वायर है उस डेटा को फास्टली स्टोरेज से एक्सेस करना है, उसके लिए डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी, एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है, सर्चिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ताकि आपको मिनिमम टाइम के अंदर आपका रिक्वायर्ड डेटा आपको प्रोवाइड किया जा सके। और इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है इस आर्किटेक्चर के द्वारा, ताकि आपका डेटा यूनिक रहे और डुप्लीकेट डेटा आपको एक्सेस ना हो, और एक ही स्टेबल डेटा में आपको डेटा प्रोवाइड हो। अभी हमने जिस तरह अभी जो हमने बात डेटा इंडिपेंडेंस की वो सेम इसी करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि जब हम किसी एक लेवल के डेटाबेस में चेंज करते हैं और दूसरा वाला लेवल जो है उससे बिना चेंज के रहता है, यानी कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। और ये डेटा इंडिपेंडेंसी जो है डिफरेंट तरह की होती है, जैसे लॉजिकल इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल में अगर हमने चेंजेस किया, यानी टेबल के स्ट्रक्चर में हमने एट्रीब्यूट में वैल्यू में अगर चेंजेस किया और उससे एक्सटर्नल और लोअर लेवल अनरिफ्लेक्टेड रहा, तो उसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम आसानी से प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और जो हमारी स्कीमा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आता है फिजिकल इंडिपेंडेंसी। फिजिकल इंडिपेंडेंसी ये कहती है कि भैया अगर आपने कोई डेटा पहले हार्ड डिस्क में रखा था, अब आपने उसको सीडी में रख लिया या किसी दूसरे स्टोरेज पे रख लिया, तो जो आपका एक्सटर्नल व्यू है उससे अनरिफ्लेक्टेड रहेगा, आपका जो लॉजिकल व्यू है वो उससे अनरिफ्लेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ कि हम अगर मान लो सपोज करो हमारी पुरानी हार्ड डिस्क थी, उसमें हमने हमारे सिस्टम के अंदर रैम को इंक्लूड कर दिया, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो गई, तो हमारे जो हार्डवेयर इंक्लूड किया उससे कोई भी डेटा के जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल व्यू, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी हम अपने डेटा एक्सेसिंग की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी हम डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स का यूज करके, डिफरेंट सर्चिंग और हैशिंग टेक्निक्स का यूज करके हम डेटा को फास्टली रिट्रीव कर सकते हैं और हमारा डेटा फ्लेक्सिबली हम स्टोर कर सकते हैं, यानी हम डिफरेंट तरह के मीडिया पर अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका डेटा इंडिपेंडेंसी का फायदा ये हुआ कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, स्केलेबिलिटी, मतलब इन फ्यूचर अगर हमारे को डेटा बढ़ाना है या घटाना है तो हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, और उसके बाद में हम डेटा को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या पुराने चेंजेस कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं और कोस्ट एफिशिएंसी को भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी एक लेवल में चेंज करते हैं दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो हमारे को कोस्ट का इतना बड़ा रिव्यू नहीं होता है, हम इश्यू नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली 3 स्ट्रक्चर थे जिसका हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर हम किसी लेयर को चेंज करते हैं तो दूसरी लेयर अनइफेक्टेड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, जो स्टूडेंट्स के लिए एक टेरर क्रिएट करता है। टेरर क्रिएट इसलिए करता है क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो इसका व्यू है, वो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा डायग्राम कैसे इसको मैनेज करें। इसको मैनेज करना बहुत सिंपल है। इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला देते हैं कि ये इसके अलग अलग इसको पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और उन पार्ट्स में अगर हम इनके केवल नाम को याद करें, पहले नाम को देखें और उसको अरेंज करें, तो हम इस स्ट्रक्चर को पूरा आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर ही हमने स्ट्रक्चर को बना रखा है। पहला लेयर जो है वो यूजर को डिनोट करता है। इसका जो फर्स्ट लेयर, ये जो लेयर है वो यूजर डिनोट करता है, ये उसका इंटरफेस हो गया। और उसके बाद में जब हम डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो लेयर है वो क्वेरी प्रोसेसर लेयर है, यानी जो यूजर ने क्वेरी की है वो कैसे प्रोसेस होगी, उसके लिए डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स इसके अंदर वर्क करते हैं क्वेरी प्रोसेसर के लिए। जब आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर में डिफरेंट तरह के स्टोरेज पार्ट होते हैं, स्टोरेज टूल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो स्टोरेज को हैंडल करते हैं, और लास्ट में आता है हमारा डिस्क स्टोरेज, कैसे हमारा डेटा हार्ड डिस्क पर फिजिकली स्टोर पड़ा रहेगा। ठीक है, हमने जो लेयर बनाई है वो बेसिकली 5 लेयर के अंदर हमने अपना स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया, और इसको समझना बहुत आसान है। अब इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि यूजर, बेसिकली हमारे पास 4 यूजर हैं। एक होता है नाइव यूजर या टेलर एजेंट या वेब यूजर, जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होती, जिनको
कंप्यूटर के बारे में केवल वो इतना जानते हैं कि हमको एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाए और फॉर्म के अंदर हम हमारी वैल्यू फीड कर दें और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको एक्सेस हो जाए। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो आप जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको ये चीज की नॉलेज नहीं होती कि हमने जो फॉर्म भरा है उसमें कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है और उसका जो इंटरफेस है वो कौन सी लैंग्वेज का बना हुआ है। तो जब हमें को इन चीजों से मतलब नहीं होता है तो हम लोग किस तरह के यूजर हो गए, हम लोग नाइव यूजर या वेब यूजर हो गए। दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है एप्लीकेशन को डिजाइन करना, उसके लिए कोडिंग करना, एसक्यूएल कमांड्स लिखना, एसक्यूएल क्वेरीज को परफॉर्म करना, ठीक है ना, उसके अंदर राइट क्लिक करके वो एक एप्लीकेशन डिजाइन करता है। और उसी तरीके से सोफिस्टिकेटेड और एनालिटिक यूजर होता है। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक यूजर का बेसिकली काम क्या हुआ कि सोफिस्टिक यूजर का काम है डिफरेंट तरह के उसको फॉर्मेट दे दिए, उसको फॉर्म्स डिजाइन कर दिए, वो उसको एनालिसिस करता है, जिसको एक बहुत बड़ा भी डेटा साइंसेज के नाम से एक एरिया चल रहा है। तो डेटा साइंसेज के लिए हमने डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन इंटरफेसेज उसको प्रोवाइड करवा दिए। ये इंटरफेसेज एप्लीकेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट डेटा से कनेक्टेड होते हैं, वहां से वो यूजर जो उसको रिक्वायर्ड क्वेरी है वो वहां से उसको हैंडल कर सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस का गॉड होता है। हमने पहले भी इस चीज का डिस्कशन पिछली कल वाली क्लास में किया था। अब ये बेसिकली जितने भी यूजर होते हैं वो अपने अपने इंटरफेसेस से जुड़े होते हैं। जैसे जो नाइव यूजर है वो जुड़ा होता है एप्लीकेशन इंटरफेस से, यानी उसको फॉर्म दे दिया, फॉर्म के साथ में फॉर्म फिल किया और उसको मार्कशीट मिल गई, ठीक है। दूसरी तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरफेस से जुड़ा होता है, जहां पे वो कमांड लिखता है, जहां पे उसको कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है और फिर उसको रन करता है। सेम उसी तरीके से सोफिस्टिकेटेड यूजर होता है, उसको एक उसको ऐप कह लो या उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्वेरी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, वो डायरेक्ट एसक्यूएल के थ्रू भी क्वेरी कर सकता है, वो जीयूआई फॉर्मेट के अंदर भी क्वेरी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं क्वेरी टूल। और इसी तरीके से जो डीबीए होता है वो डिफरेंट तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए उसको भी अलग अलग पैनल वाला एक सॉफ्टवेयर यानी एक इंटरफेस मिला हुआ होता है, जिसके थ्रू क्या करता है डिफरेंट स्कीमा को क्रिएट कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है और उसको जरूरत पड़ने पर डिलीट कर सकता है। यही यूजर को राइट प्रोवाइड करवाने के लिए भी इसके पास में डिफरेंट तरह का पैनल होता है। जब हम कोई क्वेरी करते हैं तो ये जो क्वेरी है वो फिक्स लेवल पर चलती है, यानी जो हमने सिंपल क्वेरी अगर की है, नाइव यूजर जो क्वेरी करेगा वो किसके पास आएगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास में, इंटरफेस के पास में। ये इंटरफेस क्या करेगा, उस क्वेरी के क्वेरी एक तरह जो ये इंटरफेस है वो किस तरह का इंटरफेस है, ये इंटरफेस है बिल्कुल प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है, जो पहले से एग्जीक्यूट की हुई एप्लीकेशन है, वो वाला इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर उसमें फॉर्म डिजाइन जब ये क्वेरी प्रोसीड करता है तो इस क्वेरी का डेटा सीधा किसमें ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाता है, यानी जो उसका इंटरफेस बना है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर डिफाइन किया हुआ होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो उसकी एसक्यूएल क्वेरी है वो किसको भेजी जाती है, कंपाइलर और लिंकर को भेजी जाती है। एसक्यूएल क्वेरी के साथ में डेटाबेस कनेक्ट होता है, ठीक है ना, आपने जो वैल्यू एक्सेस की वो कनेक्ट होती है। इस एसक्यूएल क्वेरी को डीएमएल क्वेरी के रूप में चेक किया जाता है, यानी आपने जो भी वैल्यू डिमांड की है, यानी आप सर्चिंग कर रहे हैं, आप सर्चिंग वाली क्वेरी किसको ये डीएमएल क्वेरीज जो है वो भेजी जाती है डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर को भेजी जाती है। डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर ये चेक करता है कि भैया जो आपने डेटाबेस मांगा है, जो आप टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं वो टेबल एग्जिस्ट कर रही है क्या। ये पहले डेटा डिक्शनरी वाले से पूछता है कि भैया इस तरह की टेबल को एग्जिस्ट कर रही है, ये बताता है कि हाँ एग्जिस्ट है, तो ये इस क्वेरी को एवेल्यूएशन इंजन को भेजता है। एवेल्यूएशन इंजन जो है उस क्वेरी को प्रोसेस करता है, यानी जो आपने टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो क्वेरी भेजी है वो कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी कोड के अंदर। अब ये जो इवैल्यूएशन इंजन एक मीडिएटर का काम करता है, जो यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट यानी जो क्वेरी आई है उसके रिगार्डिंग डेटा को फैच करता है और उसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर उसको वापस डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम बनाता है और प्रोग्राम बना के उसको कंपाइल करता है, कंपाइल और करता है तो उसके साथ में डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी फाइल्स और फंक्शंस इंक्लूड होते हैं और लिंक होते हैं, और ये बाद में कंप्लीटली रन होने के बाद में वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बाकी का शेड्यूल जो हमने डिस्कस किया वो सेम वैसा ही रहता है। सेम उसी तरीके से जो क्वेरी सोफिस्टिकेटेड यूजर होता है वो क्वेरी टूल को यूज करता है, वो अपनी क्वेरी करता है। वो क्वेरी किस फॉर्म में है, एसक्यूएल फॉर्म के अंदर, तो सीधी किसके पास जाएगी, डीएमएल क्वेरीज के पास में जाती है। डीएमएल क्वेरीज वापस वही चेक करेगा, डीएमएल क्वेरीज जाती है डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर के पास में, वो चेक करता है कि इस तरह का डेटाबेस है, इस तरह के कॉलम है,
अगर उसकी कंसेंट मिलती है तो उस क्वेरी को आगे प्रोसेस करने के लिए वो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को सेंड कर देता है। सेम उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल डीबीए जो होता है उसके पास में जो इंटरफेस है उसके थ्रू वो क्वेरी करता है। अब डीबीए के जो बेसिक दो टास्क है, एक तो वो डीडीएल यानी क्रिएशन करने वाला टास्क और दूसरा मैनिपुलेशन करने वाला टास्क। ये दोनों टास्क के लिए अगर उसके पास क्रिएशन वाला टास्क है तो डीडीएल इंटरप्रेटर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसका काम केवल क्रिएट करना है। क्रिएट इन द सेंस डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, व्यू बनाना, प्रोसीजर बनाना, ठीक है ना, और डिफरेंट तरह के ट्रिगर्स, ये सारी चीजें बनाने का काम डीडीएल इंटरप्रेटर का होता है। जब डीडीएल इंटरप्रेटर डिजाइन हो जाता है, उसमें वैल्यू इनपुट जाती है, तो उसके बाद में सारा काम डीएमएल क्वेरीज हैंडल करती है। अब ये जो क्वेरी प्रोसेसर है उसने यूजर से क्वेरी ली और उसकी जो क्वेरी है उसको सेंड कर दी किसको, इवैल्यूएशन इंजन को। इवैल्यूएशन इंजन जो है उस क्वेरी को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके भेजता है बफर मैनेजर को। बफर मैनेजर एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है अपने डेटा को, जो आपने वैल्यू भेजी है उसको होल्ड करने के लिए टेम्परेरी एरिया प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं बफर एरिया। और जो वैल्यू वापस उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी रखने के लिए एक स्पेशल एरिया दे रहा है, एक स्पेसिफाइड एरिया दे रहा है, इसको बोलते हैं बफर मैनेजर। उसके तरीके से जो आपकी फाइल जो डेटाबेस है, आपका जो टेबल है वो कहाँ पड़ी है, कौन सी फाइल में पड़ी हुई है, उसको हैंडल करने का बाद फाइल मैनेजर का काम होता है। फाइल मैनेजर को पता होता है कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ किस उसका स्कीमा कहाँ पड़ा हुआ है और उसकी टेबल कहाँ पड़ी, उसकी इंडेक्सेस कहाँ पड़ा है, तो ये सारा काम फाइल मैनेजर देखता है। इन सब चीजों को, ये जितनी भी प्रोसेस है उनको चेक करने का काम ऑथराइजेशन इंटीग्रिटी मैनेजर का होता है। ऑथराइजेशन चेक करता है कि जिस यूजर ने क्वेरी के लिए वो ऑथराइज है या नहीं है, उसका प्रॉपर यूजर आईडी पासवर्ड है या नहीं है, या वो जो डेटाबेस एक्सेस करने जा रहा है प्रॉपर डेटाबेस है या नहीं है, इस चीज को चेक करने का काम ऑथराइजेशन का करता है। और जब वैल्यू रिट्रीव करने की बात आती है, जब वैल्यू एक्सेस होती है, तो इंटीग्रिटी मैनेजर ये चेक करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यूजर को डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाए, तो वो एक यूनिक वैल्यू के रूप में यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और इन सारी जितनी भी प्रोसेस चल रही है उन सब प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने का काम किसका है, ट्रांजैक्शन मैनेजर का। ट्रांजैक्शन मैनेजर सारी चीजों को मॉनिटर करता है कि कौन से यूजर ने लॉगिन किया है, किसने क्वेरी भेजी है, कौन से सिस्टम ने क्वेरी भेजी, इन सब चीजों को नोट करने का काम ट्रांजैक्शन मैनेजर का होता है। तो स्टोरेज मैनेजर में ये सारे मैनेजर का काम क्या हुआ कि जितनी भी प्रोसेस आ रही है उन सब चीजों को हैंडल करना है। अब जो मेन ब्रीफिंग वाली बात है, जो जहां पर मेन डाटा पड़ा है वो हैंडल किया जाता है डिस्क स्टोरेज के द्वारा। डिस्क स्टोरेज में जो आपकी जो टेबल जो लॉजिकल फॉर्म में आप देखते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में पड़ी है, वो अलग अलग इंडेक्स के रूप में पड़ी है, उनका डेटा अलग पड़ा हुआ होता है, जिनके एड्रेस अलग अलग होते हैं। इन दोनों चीजों का इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के पास में होता है। स्टैटिकल डेटा के पास में डिफरेंट तरह के फार्मूलाज होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को ये यूज करता है ताकि यूजर आसानी से उस डेटा को हैंडल कर सके। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हमने विजुअली और आपको लॉजिकली यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसी के इन्हीं पार्ट्स पे हम यहाँ पे इसकी डिफरेंट इसको कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स में हमने बांटा, यूजर, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोर मैनेजर और डेटा स्टोरेज। यूजर में हमने अभी बात करी, यूजर अकॉर्डिंग टू यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, डिफरेंट तरह के रोल को प्रोसीड करता है, जिसमें अभी हमने डीबीए की बात करी। डीबीए का हमने अभी बात करी थी कि डीबीए किस तरीके से डेटाबेस को हैंडल करता है, डिफरेंट तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को प्रोसीड करता है, वो प्रिविलेज देता है, ठीक है। और उसके बाद में जो डेटाबेस है उसमें इंस्टॉलेशन करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, अपडेटिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मॉनिटरिंग करना और डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट तरह के प्रिविलेज एनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज करना, उनका बैकअप लेके रिकवरी को प्रोसीड करवाना, ये सारा काम डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। उसी तरीके से प्रोग्रामर की हमने बात करी, प्रोग्रामर का बेसिकली काम क्या था, राइट करना, ठीक है। और इसके लिए डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस, लैंग्वेजेस का वो यूज करता है, लैंग्वेज जो डेटा स्ट्रक्चर बनाता है उसके लिए डिफरेंट स्कीमा, टेबल, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट को इंपोज करता है और उसके बाद में वो क्वेरीज को हैंडल करता है जो एसक्यूएल के रूप में होती है। उसके बाद में एंड यूजर जो हमने अभी बात करी, उसमें कैजुअल यूजर होता है। कैजुअल यूजर केवल क्वेरी के थ्रू अपने इंटरफेस को एक्सेस करता है। दूसरा प्राग्मेटिक या नाइव यूजर जो डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को यूज करता है, जैसे बैंकिंग काम करने में, रेलवे रिजर्वेशन में एक इंडिविजुअल फॉर्म ही खुलता है जिसको उनके क्लर्क हैंडल करते हैं। उसके बाद में सोफिस्टिकेटेड यूजर की हमने बात करी, इसका काम सिस्टम एनालिसिस या डेटा एनालिसिस का काम है। ये जो डेटा साइंसिस जो होती है, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के क्वेरी और विजुअल टूल्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू वो डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट के फॉर्म में अपना रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। क्वेरी प्रोसेसर की अभी हमने बात करी थी,
वो सेम क्वेरी प्रोसेसर यहाँ पे हमने उसको मेंशन कर दिया कि किस तरीके से क्वेरी की जाती है, किस तरीके से क्वेरी जब करता है तो वो उसके सिंटैक्स को चेक करता है और उसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। जब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है तो उसको रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू मैनेज करता है, उसको क्वेरी के एग्जीक्यूशन इंजन को प्रोसीड करता है। क्वेरी का जो इंजन है उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करता है। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो होती है वो लॉजिकली और फिजिकल फॉर्म के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और जो रिजल्ट है वो यूजर को वापस प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेरी प्रोसेस के हमने डिफरेंट तरह के ये जो पार्ट थे उसका हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, ठीक है। उसी तरीके से ये स्टोरेज मैनेजर की हमने बात करी थी। स्टोरेज मैनेजर में फाइल मैनेजर जो अलग अलग फाइल की इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। ये फाइल्स होती हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स के फॉर्म में अलग अलग जगह मैनिपुलेट स्टोर की जाती है। बफर मैनेजर पूल यानी टेम्पररी एरिया प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह से ट्रांजेक्शन मैनेजर होता है जो डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। इसके लिए वो एसिड प्रॉपर्टीज का सहारा लेता है। उसके बाद में ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन के लिए डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में स्टोर डिस्क स्टोरेज होता है। डिस्क स्टोरेज का काम अपने जो आपने फाइल है, आपका जो डेटा है, डिफरेंट तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है। डिफरेंट तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हीप, स्टोर्ड फाइल, हैश फाइल, इस तरह के फाइल के अंदर आपका डेटा स्टोर रहता है। डेटा ब्लॉक्स के अंदर होता है। ब्लॉक डिफरेंट तरह के साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिकॉर्ड। डेटा अलग अलग होता है। इंडेक्सेस के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को प्रोवाइड किया जाता है और डेटा की फास्ट सर्चिंग की जाती है। डेटा डिक्शनरी ये सारे डेटा एलिमेंट्स को, उनके रिलेशनशिप को और आपका डेटा कहाँ पर कैसे ऑर्गेनाइज है, कहाँ कैसे यूज हो रहा है, उन सबको हैंडल करने का काम डेटा डिक्शनरी का होता है। स्टैटिकल जो डेटा है वो आपके डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है जिसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। मेटा डेटा के फॉर्म के अंदर आपके डेटा को स्टोर करता है। ये थी हमारे डेटा स्ट्रक्चर की बात, डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के बारे में हम कल क्लास के अंदर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आप इसको एक बार ढंग से रिव्यू करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे अपने इस ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।